हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पे इसका नाम है एवरीथिंग अबाउट सिविल इंजीनियरिंग एंड आज सभी के लिए लेके आया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सेट जिसमें है एडवांस लेवल एमसीक्यू। कुछ एमसीक्यू लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो लगभग ये 100 क्वेश्चन है और इसमें मैं आज आपको 50 क्वेश्चन का एक ये सेट बनाने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अगर डीडीए फोकस कर रहे हैं या फिर दिल्ली मेट्रो एग्जाम फोकस कर रहे हैं तो ये वीडियो को जरूर अंत तक दिखेगा। Also this video is important for all the RRB exams, SSC exams and LMRC exams as well. So without wasting any time, let's start. तो दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश प्रकाश एंड ये एक मेरा चैनल है नीतीश प्रकाश के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। एंड साथ में हमारा ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो है एवरीथिंग अबाउट सिविल इंजीनियरिंग चैनल पे। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है द रैंडम लेशन। तो आप ये सब चैनल को एक बार देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अगर आपको रेजोल्यूशन में कोई दिक्कत हो रहा है, दिखने में कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप क्या करिएगा, क्वालिटी को एटलीस्ट रेजोल्यूशन को 360 कर लीजिए या फिर उससे ज़्यादा कर लीजिए। 360 या उससे ऊपर कर लेने से क्या होगा कि आपको ये दिखेगा क्लियर, क्योंकि मैंने ये लिखा है पहले। मेरे अदर वीडियोज़ की तरह नहीं कि मैंने इसमें टाइप नहीं किया है, मैंने लिख के ही आपको ये किया था। तो शुरू करते हैं। तो क्वालिटी सेट करने के बाद आप यहाँ से आसानी से देख पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है द पीरियोडिक टाइम टी इज गिवन बाय। सो पीरियोडिक टाइम हमारा होता है 2 पाई बाई ओमेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीरियोडिक टाइम टी इज गिवन बाय 2 पाई बाई ओमेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वन एंड ऑफ ए हेलिकल स्प्रिंग इज फिक्स्ड व्हाइल द अदर एंड कैरीज अ लोड W which moves with a simple harmonic motion. The frequency of the motion is given by. The frequency of the motion हमारा हो जाता है 1/2 पाई अंडर रूट G बाई लेमडा जो है हमारा डिफ्लेक्शन। ठीक है। सो हमारा हार्मोनिक मोशन में आप 1/2 पाई अंडर रूट G बाई लेमडा। क्वेश्चन नंबर 3, 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल हमारा कितना के बराबर होता है? तो दोस्तों, जूल हमारा जो है यूनिट ऑफ एनर्जी होता है। यूनिट ऑफ एनर्जी कहिए या फिर यूनिट ऑफ वर्क कहिए। और जूल होता क्या है? 1 न्यूटन जब वर्क हम लोग 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट करता है सो उसको हम लोग जूल कहते हैं। सो जूल हमारा यूनिट है एनर्जी का या वर्क का, और हमारा 1 जूल हमारा इसका इक्वल होता है 1 न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, 1 वाट इज इक्वल टू 1 वाट। अब यहाँ वाट पे आ गया। तो वाट हमारा यूनिट किसका होता है? वाट हमारा जो यूनिट होता है वो इलेक्ट्रिकल पावर का होता है। एंड ये हमारा वाट जो नाम से पड़ा था, जेम्स वाट एक स्कॉटिश इंजीनियर थे, उनके नाम पे हमारा ये इन्वेंशन किया था 1884 में लगभग। इनके नाम मतलब ये इनको सम्मानित करने के लिए नाम दिया गया था। और ये 1 वाट हमारा होता क्या है? 1 जूल पर सेकेंड। सो 1 जूल पर सेकेंड इज द इक्वल होता है 1 वाट के। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन ए स्प्रिंग ऑफ ए वॉच इज वाउंडेड इट विल पोजेस। जैसे हमारा स्प्रिंग होता है वॉच में, अगर आप कभी वॉच अगर आपको खराब हो गया होगा उसमें देखे होंगे, तो हमारा इस तरह से ये फ्लैट इस तरह से हमारे इसमें स्प्रिंग होता है। तो उसमें जब हम उसको वाउंड करते हैं तो क्या होता है कि ये जैसे कि यही सेम स्प्रिंग हमारा खिलौने में भी होता है। जब उसको वॉश करते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है? स्ट्रेन एनर्जी पोजेस कर लेता है। स्ट्रेन एनर्जी पोजेस करते हैं, जैसे उसको छोड़ते हैं तो वापस धीरे धीरे वापस अपने ओरिजिनल शेप पे आना चाहता है, और वो हमारा इन द केस हमारा वर्क करता है वॉच को रोटेट करने में। तो व्हेन द स्प्रिंग ऑफ अ वॉच इज वाउंडेड इट विल पोजेस स्ट्रेन एनर्जी इन इटसेल्फ। Let's move on to next question. Question number 6. The Poisson's ratio mu for steel varies from. स्टील का Poisson's ratio पूछ रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों, जो हमारा म्यू होता है टोटली वैरी करता है कहाँ से कहाँ तक? -1 से 0.5 तक। ये हमारा म्यू का लिमिट होता है Poisson's रेशियो का। स्टील के लिए जो हमारा वैरीज करता है 0.27 से लेकर 0.30 का, इतना वैरी करता है। कंक्रीट का अगर पूछता तो कंक्रीट का हमारा 0.2 होता है एग्जैक्टली। तो वो ले सकते हैं आप, लिमिट में देख लीजिएगा जो लिमिट है कंक्रीट का लगभग 0.2। एंड अगर आपसे रबर का पूछता तो रबर का मैक्सिमम होता है 0.5। Question number 7. When a rectangular bar of length L, breadth B and thickness T is subjected to an axial pull P, then the volumetric strain. तो volumetric strain का यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है। तो volumetric strain हमारा हो जाता है दोस्तों एप्सिलॉन 1 माइनस 2 म्यू। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, म्यू इक्वल टू 1/m, मॉड्यूलर रेशियो लिखा हुआ है। तो आपका हो जाएगा एप्सिलॉन 1 माइनस 2/m। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर सी। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। जब वीडियो में बताता हूँ इसके अलावा कुछ मैं क्वेश्चंस भी देते रहता हूँ आपको साथ में। जो लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप कोशिश करिएगा उसको देखने का। और ये क्वेश्चंस जो बाकी मैंने क्वेश्चंस पूछे थे थोड़ा सा उससे अलग लेवल का है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। एंड आप देख ही सकते हैं, अगर आपका तैयारी कैसा पता चल जाएगा। तो जब बताता हूँ तो आप उस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह का बहुत सारा वीडियो मैं लाते रहता हूँ। यहाँ पे जो एप्सिलॉन था वो लीनियर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा था, एंड 1/m इज रिप्रेजेंटिंग Poisson's रेशियो।
क्वेश्चन नंबर 8, when a body is subjected to 3 mutually perpendicular stresses, 3 mutually perpendicular stresses, अगर कोई मान ली हमारा इस तरह से 3D बॉडी है, उसमें तीन तरफ से हमारा स्ट्रेस लग रहा है, 3 mutually perpendicular stresses इस तरह से z डायरेक्शन में लग रहा है, the ratio of direct stress to the corresponding volumetric strain is known as, पूछ रहा है कि when a body is subjected to 3 mutually perpendicular stress of equal intensity, the ratio of direct stress of the corresponding volumetric strain is known as, तो हमारा होता है bulk modulus। अच्छा क्वेश्चन था ये, bulk modulus के बराबर होता है हमारा। Which of the following alloy is made from aluminium, copper and magnesium, ठीक है, कौन सा इसमें एलॉय है जो कि हमारा एल्युमिनियम, कॉपर एंड मैग्नीशियम के मिलने से बनता है, तो ये हमारा एलॉय है, उसका नाम होता है ड्यूरेलमिन। एंड ड्यूरेलमिन दोस्तों बनता है हमारा एल्युमिनियम, कॉपर एंड मैग्नीशियम से। इसके अलावा जाहिर सी बात है कि और भी एलॉय आता है, जैसे कि मतलब ब्रॉन्ज, एक बहुत फेमस धातु मतलब एलॉय है ब्रॉन्ज, इसका पूछता है, तो ब्रॉन्ज यानी कि इंग्लिश में उसको कांसा बोलते हैं। एंड ब्रॉन्ज में हमारा होता है कॉपर होता है एंड टिन होता है, तो इसमें 88% कॉपर होता है, आपको याद रखना है, एंड टिन होता है लगभग 12%। एक और पूछता है हमारा सोल्डर, SOLDER, सोल्डर जो सोल्डर आयरन हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में उसको सोल्डिंग करने के लिए, उसमें कौन सा धातु होता है, तो उसमें होता है हमारा टिन एंड लीड। इसके अलावा फिर ये है ब्रास है शायद, उसका भी आता है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, टफनेस इंडेक्स ऑफ ए गुड क्वालिटी बिल्डिंग स्टोन शुड बी ग्रेटर दैन टफनेस इंडेक्स ऑफ ए गुड क्वालिटी बिल्डिंग स्टोन। गुड क्वालिटी बिल्डिंग स्टोन की जब बात करेंगे दोस्तों, तो ये आंसर देखने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि गुड बिल्डिंग स्टोन का अगर वाटर एब्जॉर्प्शन पूछता है, तो गुड बिल्डिंग स्टोन का वाटर एब्जॉर्प्शन होता है 5%, वाटर 5%। एंड रिजेक्शन कब करते हैं, जब उसमें 10% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो उसको हम लोग रिजेक्ट कर लेते हैं, स्टोन को एज अ बिल्डिंग स्टोन हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। इसके अलावा जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है उसका 1000 kg/cm², ये हमारा लेते हैं गुड बिल्डिंग स्टोन का। एंड टफनेस इंडेक्स ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन हमारा होता है 13 होता है, इससे ज्यादा होना चाहिए, गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी ग्रेटर देन 13। Question number 11, a soil formation through which only seepage is possible and give insignificant yield is classified as। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे, क्वेश्चन को फिर से आप पढ़िए। A soil formation through which only seepage is possible, seepage possible है but and give insignificant yield, तो वैसे सॉइल को हम लोग बोलते हैं एक्विटार्ड बोलते हैं। एक्विफर क्या बोलते हैं, जब हमारा इम्प्योरबियस लेयर है, 2 इम्प्योरबियस लेयर है, इसमें हमारा सैंड है, इस तरह से सैंड है, ये हमारा ये वाटर, अगर इसमें पाइप आप ये कर लें तो आप यहाँ से हमारा वाटर ले सकते हैं, मतलब जो भी हैंड पंप होता है या फिर ट्यूबवेल होता है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, उसको हम लोग एक्विफर करते हैं। ये जो हमारा है, ये जोन जो होगा वो हमारा एक्विफर हो जाएगा। एक्विक्लूड क्या होगा, जो हमारा क्ले है वो क्ले क्या है, एक्विक्लूड के अंदर आता है। एक्विफ्यूज क्या होता है, ऐसा स्टोन जिसके अंदर पानी है, जिसको आप नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है, तो उसको एक्विफ्यूज बोलते हैं। एंड सीपेज पॉसिबल है बट इनसिग्निफिकेंट यील्ड है, तो हम लोग उसको बोलते हैं एक्विटार्ड। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर मेजरिंग फ्लो बाय वेंचुरीमीटर इट शुड बी इंस्टॉल्ड इन। अगर हमको वेंचुरीमीटर से फ्लो को मेजर करना है, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो को मेजर करता है हमारा वेंचुरीमीटर, एक डिवाइस होता है, इसमें इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन जोन होता है एंड यहाँ पे ये जो होता है, इस तरह से एक डिवाइस होता है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं पाइप में। तो इसको किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको दोस्तों किसी भी तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं एंड किसी भी डायरेक्शन में इंस्टॉल कर सकते हैं, वर्टिकली कर सकते हैं, इंक्लाइन कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। सो इन एनी डायरेक्शन एट एनी लोकेशन अ वेंचुरीमीटर कैन बी इंस्टॉल्ड। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13, एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विथ ए चेन लाइन मे बी सेट आउट विथ। तो हमारा 45 डिग्री तो हम चेन लाइन से सेट करते हैं, वो फ्रेंच स्क्वायर के द्वारा सेट किया जा सकता है। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ आपको, ऑप्टिकल स्क्वायर हमारा ग्राउंड पे 90 डिग्री सेट करने के लिए यूज करते हैं, ऑप्टिकल स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा और भी है, आप देख सकते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 14, जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप पढ़ते हैं दोस्तों, उसमें से हर एक जो भी ऑप्शंस दिया हुआ है उन सब के बारे में भी आप जानने की कोशिश करें, तभी आपका कंप्लीट एमसीक्यू क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ फर्स्ट स्टोरी ऑफ बिल्डिंग इज 3.25 मीटर, देखिए हाइट ऑफ फर्स्ट स्टोरी बिल्डिंग दिया 3.25 मीटर, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। एंड राइजर इज 13 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ थ्रेड्स रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे नंबर ऑफ थ्रेड है, देखिए क्या होता है, हमारा ये इस तरह का स्टेयर होता है, ये हमारा से यहाँ चलना शुरू किया, हमारा इस तरह से स्टेयर्स होता है, जो हम
ऊपर ये वाला पोर्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइजर बोलते हैं, जो हम जिसमें पैर रखते हैं उसको हम लोग थ्रेड बोलते हैं। तो इस तरह से ही हुआ। अब ये जो हाइट दिया हुआ है, ये जो हाइट दिया हुआ है ये हमारा 3.25। तो इसमें अगर डिवाइड कर दे हम जो राइजर है तो हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स निकल जाएगा। डिवाइड करिए, यहाँ पे आएगा आपको 25। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो लास्ट स्टेयर होगा ये तो हमारा सेम जो हमारा ये ग्राउंड है उसके बराबर हो जाएगा, तो हम लोग उसको स्टेयर में कंसीडर नहीं करते हैं। तो टोटल स्टेयर जो हो जाएगा 25 - 1 दैट इज 24। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे जल्दीबाजी में कई लोग गलती कर देते हैं। क्वेश्चन 15, द शोल्डर प्रोवाइडेड अलोंग द रोड एज शुड बी। अब देखिए हमारा जो इंडियन रोड कांग्रेस IRC बोलता है, हमारा ये पेवमेंट हुआ तो हमारे यहाँ डिवाइडर मान लीजिए है जो भी है, और यहाँ पे हमारा लेन है इस तरह से, एंड साइड में हमारा शोल्डर होता है 1.2 मीटर हमारा मिनिमम शोल्डर का विड्थ होता है, IRC बोलता है। जो हम लोग शोल्डर बनाते हैं उसको किस तरह से रखते हैं, रफर दैन द ट्रैफिक लेंस, स्मूथर दैन द ट्रैफिक लेंस, ऑफ सेम कलर, एंड जो भी है दिया हुआ ऑप्शन वो भी है। तो देखिए दोस्तों, शोल्डर जो हम प्रोवाइड करते हैं वो होता है रफर दैन द ट्रैफिक लेंस, रफ बनाते हैं उसको एज कम्पेयर विद जो हमारा मेन लेंस है उससे। अब ऐसा क्यों होता है, IRC इसके बारे में स्पेसिफाई करता है कि अगर रफ बनाते हैं तो अपने आप जो ड्राइवर है वो मोटिवेट होगा कि हम मेन लेन पे चलें। अगर स्मूथ हो रहेगा जो भी रहेगा तो हमारा उसको एक क्या है, मेंटली एक तरह से मेंटल पोजीशन के लिए हमारा है वो रफ बनाया जाता है, ताकि हमारा जो मेन ड्राइवर है वो हमारा मेन लेन यूज करने के लिए मोटिवेट हो। ठीक है, तो द शोल्डर प्रोवाइडेड ऑन द रोड एज शुड बी रफर देन द ट्रैफिक लेंस। क्वेश्चन नंबर 16, द टाई बार्स इन ए कंक्रीट पेवमेंट आर प्रोवाइडेड इन अ। तो टाई बार्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं हमारा लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट में। सो लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट में हम लोग टाई बार प्रोवाइड करते हैं। 2-3 बार है जिसको आपको जरूरी होता है। ये हमारा अगर रोड है तो इस तरह से हमारा ये जो प्रोवाइड करते हैं वो टाई बार होता है। अगर एक्सपेंशन ज्वाइंट इस तरह का रहता है, इसमें हमारे इस तरह से अगर जो प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग डबल बार बोलते हैं। ये हमारा टाई बार हो गया। Question number 17. The ratio of moment of resistance of a solid circular shaft of diameter d and a hollow shaft, external diameter जिसका d है and internal diameter d है, छोटा d, तो is given by, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है d⁴ by d4 minus d⁴. Question number 18. The resultant of two forces each equal to p and acting at right angles is. तो रिजल्टेंट निकालना है दो फोर्स का। सपोज करें हमारा बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक फोर्स लग रहा है इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से फोर्स लग रहा है। P हमारा दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड है, दोनों के बीच में एंगल हमारा 90 डिग्री था। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं P को यहाँ तक और P को यहाँ तक, फॉर हमारा जो आसानी हो जाए ताकि, एंड इन दोनों के बीच में हमारा एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, हमारा रिजल्टेंट किस तरह से हो जाएगा, हम इसको FR नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये रिजल्टेंट हो गया हमारा। तो हमारा सिंपल जो लो है हम निकालते हैं रिजल्टेंट कैसे है, P² + 2P cos 90। यहाँ पे cos 90 हो जाएगा, इस तरह से निकालिएगा तो 2P आ जाएगा क्योंकि cos 90 हमारा 0 होता है, इसको अंदर रूट आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा √2P। तो आंसर हो जाएगा D √2P। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डिपेंड्स ऑन। तो लिमिटिंग डेप्थ हम न्यूट्रल एक्सिस होता है हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, या किस पे डिपेंड करता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो लिमिटिंग डेप्थ हमारा जो होता है वो हमारा ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। तो करेक्ट आंसर इज ग्रेड ऑफ स्टील। क्वेश्चन नंबर 20, मिनिमम टेंशन स्टील इन RCC बीम नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू। हम लोग कोई भी बीम अगर बनाते हैं उसमें हम लोग मिनिमम RCC मतलब कि मिनिमम जो हमारा रिइंफोर्समेंट वो प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम जरूर प्रोवाइड करते हैं। हैंगर बार हो गया, मेन रिइंफोर्समेंट हो गया, वो क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट सडन फेलियर, क्योंकि कंक्रीट जब फेल होगा तो हमेशा सडनली होगा, ताकि वो जो हमारा स्ट्रक्चर है टोटली कोलैप्स ना कर जाए। उसलिए हम लोग क्या करेंगे कि उसमें सडन फेलियर, क्योंकि हम जो स्टील होता है हमारा इलास्टिक होता है, डक्टाइल होता है, वो सडन फेलियर को एब्जॉर्ब करेगा। जो हमारा जो भी रेसिडेंट्स हैं उनको टाइम मिलेगा, बाहर निकल सकते हैं। टू प्रिवेंट सडन फेलियर वी यूज मिनिमम टेंशन स्टील इन RCC बीम। Question number 21, the pitch of main bar in a simply supported slab. The pitch of main bars in a simply supported slabs not exceed its effective depth by 3 times. ये डायरेक्टली हमारा 3 times का कोड रिकमेंडेशन है, सो आप इसको याद कर लीजिए। The pitch of main bars in a simply supported slab should not exceed its effective depth by 3 times. Let's move on to question number 22. The minimum cover for bars in RCC slab. Minimum cover for bar in RCC slab. अब RCC slab पे क्वेश्चन आया है, तो जैसे क्वेश्चन पढ़ने का तरीका क्या हुआ, RCC स्लैब पे क्वेश्चन आया तो आप RCC स्लैब के बारे में सोचिए कि क्या क्या होता है। 1 वे स्लैब होता है, 2 वे स्लैब होता है। हमारा IRC क्या बोलता है कि मिनिमम हम जो थिकनेस यूज कर सकते हैं स्लैब का वो 100 mm यानी कि 10 सेंटीमीटर से कम हम मतलब पतला स्लैब यूज नहीं कर सकते। तो मिनिमम हमारा थिकनेस हमारा
ये रखना है। इसके अलावा इसमें पूछा है मिनिमम कवर कितना होगा, मिनिमम बार्स किस डाया का यूज कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन है, इस तरह से आपको पढ़ना है, स्टडी करना है। द मिनिमम कवर फॉर बार्स इन आरसीसी स्लैब शुड बी 15 mm, 15 mm डाया ऑफ बार, 25 mm और डाया ऑफ बार। क्या होगा आंसर? तो आंसर होगा 25 mm और डाया ऑफ बार, विच एवर इज मैक्सिमम इनसाइड, वो हम लोग यूज करेंगे। डाया ऑफ बार अगर 15 से ज्यादा है तो हम लोग उतना हम उसमें मिनिमम कवर देंगे। मिनिमम कवर क्यों देते हैं? टू प्रोटेक्ट आवर स्टील बार्स, क्योंकि स्टील से अगर हमारा बाहर आ जाएगा तो हमारा कोरोड कर सकता है, रस्ट लगेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम कवर प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इफ ए फिलेट वेल्ड इज टू द स्क्वायर एज द साइज ऑफ वेल्ड शैल बी एटलीस्ट। तो साइज हमारा जो, अगर फिलेट वेल्ड क्या होता है, जैसे कि हम फिलेट वेल्ड जनरली करते हैं अगर हमारा 90 डिग्री वहाँ पे रहता है, तब समझिए दो एंगल है, यहाँ पे दो की प्लेट है, उसको वेल्ड करना, तो ये 90 डिग्री है, हम इस तरह से यहाँ पे वेल्ड प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा थ्रोट होता है, T=K, बहुत फेमस फॉर्मूला है, K का वैल्यू होता है डिफरेंट एंगल्स के लिए। एंड इफ द फिलेट वेल्ड इज टू प्रोवाइड फॉर स्क्वायर एज द साइज ऑफ वेल्ड शैल बी एटलीस्ट 1.5 mm लेस देन द एज थिकनेस। यहाँ पे 1.5 mm लेस देन द एज थिकनेस हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, मिनिमम एज डिस्टेंस स्पेसिफाइड बाय द कोड शुड बी मेंटेन टू अवॉइड। अब मिनिमम एज डिस्टेंस हम लोग किसके लिए करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रिविट हो गया, रिविटिंग करते हैं, या फिर बोल्ट प्रोवाइड करते हैं, तो वो हम करते हैं यहाँ पे सीयरिंग ऑफ प्लेट को बचाने के लिए, क्रशिंग ऑफ प्लेट, हमारा प्लेट क्रशिंग में फेलियर ना हो, सीयरिंग में फेलियर ना हो, एंड इसके लिए हम लोग करते हैं BNC, मिनिमम एज डिस्टेंस हम लोग प्रोवाइड करना पड़ता है। इसके अलावा 25 नंबर क्वेश्चन है, अ लेसिंग कॉलम इज डिजाइन टू कैरी 500 kN एक्सियल लोड, द टोटल ट्रांसवर्स शियर रेजिस्टेंस बाय लेसिंग विल बी। सो दोस्तों यहाँ पे एक फॉर्मूला है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेसिंग कॉलम जब हमको डिजाइन करना रहता है, कोई कॉलम हमको है लेसिंग में डिजाइन करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सिंपली हमारा ले लेते हैं यहाँ पे 2.5 टाइम्स, जो हमारा 2.5 टाइम्स जो हमारा लोड है ना उसके बराबर ले लेते हैं। तो टोटल लोड हमारा है 500 kN, अगर इसको 2.5 टाइम्स निकालिएगा तो आ जाएगा आपका 12.5 kN। सो हमारा लेसिंग कॉलम जो प्रोवाइड करेंगे, कॉलम डिजाइन टू कैरी 500 एक्सियल लोड, द टोटल ट्रांसवर्स शियर रेजिस्टेड बाय लेसिंग विल बी 12.5 kN होता है। सही। क्वेश्चन नंबर 26, of the following all are plate girders elements except which one। so plate girder क्या होता है? plate girder हमारा एक तरह का बीम होता है जिसको हम लोग वर्कशॉप में रिकमेंड करते हैं। अगर हमारा जो डेप्थ चाहिए बीम का वो ज़्यादा है, जो इंडियन रोड सेक्शन हमारा जो अवेलेबल होता है सेक्शंस, उससे ज़्यादा हमारे को डेप्थ चाहिए, तो हम लोग प्लेट गर्डर बनाते हैं, जिसको हम लोग लेते हैं फ्लैट बार्स लेते हैं, उसको इस तरह से अरेंज करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, ये हमारा प्लेट गर्डर बन जाता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल आर प्लेट गर्डर एलिमेंट्स एक्सेप्ट वेब प्लेट मतलब वेब एंगल यहाँ पे होगा, सॉरी वेब एंगल, फ्लैंज एंगल, फ्लैंज प्लेट। सो वेब एंगल हमारा कोई पार्ट नहीं होता है, बाकी वेब प्लेट हमारा ये फ्लैंज हो गया, ये वेब हो गया। सो वेब प्लेट होता है, फ्लैंज एंगल होता है, फ्लैंज प्लेट होता है, सब होता है, लेकिन वेब एंगल कुछ नहीं होता है। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 27, एज पर IS स्पेसिफिकेशन द बीम सेक्शन शुड सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। जो हम बीम सेक्शन सेलेक्ट करते हैं कि बीम सेक्शन कैसा होगा, चैनल सेक्शन होगा, आई सेक्शन होगा, क्या सेक्शन होगा उसका, वो किस बेसिस पर सेलेक्ट करते हैं? वो सेलेक्ट करते हैं हम लोग सेक्शन मॉडुलस के बेसिस पे। सो ए इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन मॉडुलस। क्वेश्चन नंबर 28, अ टेंशन मेंबर ऑफ सब्जेक्टेड to possible reversal of stresses due to wind, the slenderness ratio of member should not exceed। तो दोस्तों देखिए, स्लेंडरनेस रेशियो स्टील के लिए जब देखते हैं तो इसमें 3 डाटा आपको याद रखना पड़ता है। एक है हमारा जो टेंशन मेंबर है, जो कि उसमें विंड एंड सिस्मिक लोड अप्लाई नहीं है, तो उसके लिए स्लेंडरनेस लेते हैं 180। अगर यहाँ पे विंड एंड स्ट्रेसेस, विंड लोड है एंड सिस्मिक लोड एक्ट कर रहा है, तो उसमें हमारा 350 हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 350। अगर इन केस हमारा ये स्पेसिफाई नहीं करता, क्वेश्चन इस तरह का रहता है कि द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो विच कैन बी अलाउड फॉर स्टील मेंबर, तो हम लोग वहाँ पे ले लेंगे 400। ठीक है, तो ये 3 केस है जिस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी तक जितने भी बुक्स देखे हैं, इसमें ये तीनों क्वेश्चंस हैं। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, 28 को आप स्टार मार्क कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन एक ये है, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा था। 29, द डीप स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड आर कॉल्ड। तो ट्रांसवर्स लोड क्या होता है? जो भी लोड हमारा है, अगर सपोज करें कि मेंबर हमारा इस तरह से है, ठीक है, जैसे कि बीम होता है, तो बीम हमारा इस तरह से है, लोड हमारा लगता है ऊपर से इस तरह से, तो ये 90 डिग्री बना रहा है या फिर इंक्लाइन बना रहा है, तो जो भी हमारा है इसको हम ट्रांसवर्स लोड बोलते हैं। कॉलम हमारा इस तरह से है,
तो कॉलम में हमारा मैक्सिमम जो लगता है वो हमारा क्या लगता है, इस तरह से लगता है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर लोड लगता है। जो विंड लगेगा या सिस्मिक लोड लगेगा वो हमारा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगेगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। तो ये बीम है हमारा, ट्रांसवर्स लोड इस तरह से लगेगा। तो द डीप स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड, यहाँ पे अगर डीप वर्ड नहीं रहता तो बीम हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन डीप स्ट्रक्चरल मेंबर जैसे मैंने पहले बताया क्वेश्चन नंबर 26 में कि प्लेट गर्डर हमारा डीप मेंबर्स होता है विच आर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड। सो ये आंसर हो जाएगा प्लेट गर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्लेट गर्डर पे है कि द मैक्सिमम स्पैन अप टू विच प्लेट गर्डर्स कैन बी यूज्ड इकोनॉमिकली। प्लेट गर्डर हम लोग मैक्सिमम इकोनॉमिकल कितना डेप्थ तक यूज कर सकते हैं, तो 40 मीटर तक हम लोग इकोनॉमिकली प्लेट गर्डर को यूज कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31। जनरली ए सिंपली सपोर्टेड ट्रस, सिंपली सपोर्टेड ट्रस पे क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल राफ्टर विल कैरी। तो हमारा सिंपली सपोर्टेड अगर ट्रस अगर देखें तो कोई भी बेसिक ट्रस अगर बनाए तो एक ट्रायंगुलर ट्रस मैं आपके लिए बना रहा हूँ। एक इस तरह से आप ट्रस यहाँ पे बना लें। दो बहुत फेमस ट्रस है, किंग पोस्ट ट्रस एंड क्वीन पोस्ट ट्रस। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल राफ्टर ये जो हमारा होता है ये होता है हमारा प्रिंसिपल राफ्टर। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल राफ्टर क्या लेता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को लेता है, कॉम्प्रेसिव फोर्स को लेता है, सॉरी कॉम्प्रेसिव फोर्स को लेता है प्रिंसिपल राफ्टर। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारा इस तरह से यहाँ पे एक चैनल सेक्शन लगाते हैं जिसको हम लोग पर्लिन बोलते हैं। तो पर्लिन इस तरह से लगाया, उसके बाद हमारे जो भी सीट्स हैं वो सब लगा दिए। आप गूगल में जाके एक बार जरूर एक ट्रस का बेसिक फिगर जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत सारा चीज क्लियर होगा। तो हमारा ट्रस है इस तरह से, बहुत सारा टाइप का ट्रस होता है, एक इस तरह का भी ट्रस होता है। क्वेश्चन नंबर 32 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ए कैंटिलीवर बीम the maximum deflection of the beam should be greater than, the maximum deflection of the beam should not be greater than। डिफ्लेक्शन पूछ रहा है कैंटिलीवर बीम में मैक्सिमम कितना अलाउ करते हैं, तो मैक्सिमम अलाउ करते हैं 1/240। अब आप सोचते हैं कि मैंने इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि जहां पर ये डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन आया मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन में आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के हेल्प से तीनों बताना चाहता हूँ। देखिए स्टील की अगर बात करें तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमारा स्टील बीम में पूछेगा तो होता है दोस्तों 1/325 ऑफ स्पैन। ये स्पैन आप अंडरस्टूड रखिएगा, L/325 हो जाएगा, यानी कि जो भी स्पैन है उसका 325 से ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए स्टील बीम का। ठीक है, कंक्रीट बीम अगर पूछता है, मतलब सॉरी कंक्रीट नहीं, अगर वुडन बीम पूछता है, कोई वुड का बीम है तो हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होता है 1/350 हो जाएगा हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। कैंटिलीवर के केस में आपने पता ही दिया कि 1/240 होगा। अगर कोई भी सेक्शन स्पेसिफाई नहीं करता है कि कुछ भी नहीं दिया हुआ, स्टील वुडन एंड कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो सपोज करिए कंक्रीट बीम है कुछ भी है, तो वहां पे आपको आंसर मानना है 1/300। तो ये 3-4 चीजें हैं जो कि बार बार मैंने देखा है कि एसएससी एंड जो भी एग्जाम से पूछते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चंस। देखिए आ ही गया क्वेश्चन नंबर 33। सेम क्वेश्चन मैंने जो आपको बताया, जनरली द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और स्पैन रेशियो ऑफ स्टील मेंबर शुड नॉट एक्सीड, तो हमारा हो जाएगा आंसर 1/325। 34 द डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम मे बी रिड्यूस्ड बाय, तो डिफ्लेक्शन हम लोग कैसे रिड्यूस करते हैं, डिफ्लेक्शन रिड्यूस करते हैं सुटेबल स्पैन बाय डेप्थ, मतलब स्पैन बाय डेप्थ रेशियो से। स्पैन बाय डेप्थ रेशियो अगर आपका घटेगा तो हमारा डिफ्लेक्शन भी घटेगा। ठीक है, तो इन डिक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ बीम, अगर डेप्थ को डिक्रीज करते हैं तो डिक्रीज करते हैं डेप्थ को अगर डिक्रीज करते हैं आप तो आपका डिफ्लेक्शन नहीं घटेगा। इंक्रीज करते हैं स्पैन को, वहां पर भी नहीं घटेगा, क्योंकि स्पैन को इंक्रीज करिएगा तो हमारा टोटल जो ये फैक्टर है, जो वैल्यू है वो बढ़ेगा, तो उल्टा हो जाएगा। प्रोवाइडिंग ग्रेटर एंड रेस्ट्रेंट, ये दिस में बी द आंसर। सो क्योंकि ग्रेटर एंड रेस्ट्रेंट क्या होता है, जैसे कि हमारा एक बीम है, सपोज करें एंड रेस्ट्रेंट का मतलब कि यहाँ पे इस तरह से हिंज सपोर्ट है या फिर कुछ इस तरह से हिंज सपोर्ट है, इसको अगर आप फिक्स कर दें यहाँ पे तो हमारा डिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली घट जाएगा। इसी का मतलब होता है प्रोवाइडिंग ग्रेटर एंड रेस्ट्रेंट, यानी सपोर्ट कंडीशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो प्रोवाइडिंग ग्रेटर एंड रेस्ट्रेंट कैन रिड्यूस द डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम टू अ सर्टेन लेवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 साइज ऑफ रिवेट इज स्पेसिफाइड बाय, जो हमारा साइज रिवेट का साइज होता है हम लोग किससे स्पेसिफाई करते हैं। जैसे रिवेट अगर आप देखे होंगे तो इसमें इस तरह से एक रहता है हमारा, इस तरह से यहाँ पर ये सैंक होता है, इसको हेड बोलते हैं। तो सैंक का जो डाया होता है, ये सैंक का जो डाया है, इसके डायमीटर से ही हम लोग रिवेट का साइज स्पेसिफाई करते हैं। सो साइज ऑफ द रिवेट इज स्पेसिफाइड बाय सैंक डायमीटर। एंड अगर बोलेगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिवेट, मतलब कि जैसे कि एरिया को हम लोग मीटर स्क्वायर मेजर करते हैं, चौखट्स का जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं मीटर क्यूब में करते हैं, ब्रिक वर्क का हम लोग मीटर क्यूब में करते हैं, उसी तरह यूनिट ऑफ मतलब हमारा रिवेट किस में मेजर होता है, तो हम लोग वेट लेते हैं, उसमें हम लोग क्विंटल, जनरली क्विंटल में हमारा यूनिट ऑफ बेसिक हमारा मेजरमेंट रहता है क्विंटल्स में। क्वेश्चन नंबर 36 द पेयर ऑफ वॉल कंस्ट्रक्टेड ऑन बोथ साइड ऑफ अबटमेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एक ब्रिज है
और ब्रिज का हमारा यहाँ पे ब्रिज खत्म हो रहा है, यहाँ पे मेन हमारा लैंडिंग है, ये रिवर है बीच में। एंड जो हम लोग लास्ट जो पिलर बनाते हैं वो हम लोग को एक तो लोड ये ऊपर से लेना ही पड़ता है, साथ में जो हमारा अर्थ का लोड है, अर्थ है, ग्राउंड है, उसका भी लोड हम लोग लेना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग जो लास्ट पिलर है दोनों साइड को उसको हम लोग अबटमेंट बोलते हैं। द पेयर ऑफ वॉल्स कंस्ट्रक्टेड ऑन बोथ साइड ऑफ अबटमेंट, अबटमेंट के दोनों साइड भी हम लोग वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि अर्थ को रिटेन कर सके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विंग वॉल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। यूजफुल लाइफ ऑफ परमानेंट ब्रिज, यूजफुल लाइफ पीरियड ऑफ परमानेंट ब्रिज इज कंसिडर्ड टू बी। तो हमारा जो यूजफुल लाइफ ऑफ परमानेंट ब्रिज लेते हैं वो हमारे लेते हैं 50 साल। 50 years इज टेकन एज यूजफुल लाइफ ऑफ परमानेंट ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 38, द टर्निंग ऑफ टेलीस्कोप अबाउट द वर्टिकल एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड। दोस्तों जब टेलीस्कोप की बात आएगी तो आपको देखना है कि पहले होता है साइज ऑफ टेलीस्कोप। साइज ऑफ टेलीस्कोप हम लोग लेते हैं द डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट से हम लोग साइज स्पेसिफाई करते हैं। इसके अलावा जो आपका बबल ट्यूब है उस पर क्वेश्चन आता है। यहाँ पे क्वेश्चन है टर्निंग ऑफ टेलीस्कोप अबाउट द वर्टिकल एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड, हम लोग उसको बोलते हैं स्विंगिंग। स्विंगिंग। क्वेश्चन नंबर 39, द रेगुलेटिंग वाल्व इज प्रोवाइडेड ऑन द विच साइड ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा हुआ है उसमें से पानी निकल रहा है, तो हम लोग डिलीवरिंग पाइप, जो पानी निकलने का पाइप है, आउटफ्लो है, उसमें हम लोग रेगुलेटिंग वाल्व लगाते हैं। सो रेगुलेटिंग वाल्व क्या होता है, हमारा जो मेन वाल्व जो कि हमारा पानी को बिल्कुल जो स्टॉप करने काम आता है या फिर चालू करने काम आता है, उसको हम लोग रेगुलेटिंग वाल्व बोलते हैं। तो दिस इज प्रोवाइडेड ऑन द डिलीवरिंग साइड ऑफ डिलीवरिंग पाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉमनली अवेलेबल ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हमारा कितना होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के उसका होता है 3.15। इसी तरह स्पेसिफिक ग्रेविटी 3-4 चीज का आपको याद रखना होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा सॉइल का कितना होता है, सैंड का कितना होता है, सैंड का अगर आप देखिएगा तो मैक्सिमम 2.7 से ज़्यादा होता है, रॉक्स का कितना होता है, ये बहुत सारी चीज़ का स्पेसिफिक ग्रेविटी है, आपको याद रखना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉमनली अवेलेबल ओपीसी हमारा 3.15 होता है। क्वेश्चन नंबर 41, For 12 mm plastering with cement mortar, the expected outer edge। 2016 के SSC JEE में इस तरह का क्वेश्चन बहुत आया था कि एक्सपेक्टेड आउटर्न क्या होता है। जैसे कोई भी मैसन है या लेबर है, जनरली मेसन्स, तो मेसन एक दीवार जोड़ रहा है यानी ब्रिक मोटार है, ब्रिक मैसनरी है या फिर प्लास्टरिंग का काम कर रहा है, तो एक्सपेक्टेड आउटर्न यानी कि एक दिन में वो कितना काम कर सकता है, मैक्सिमम उसका एक्सपेक्टेड आउटर्न क्या होगा, इसी पे क्वेश्चन लगता है। तो देखिए प्लास्टरिंग हम जो करते हैं जनरली वो 12 mm थिकनेस है, तो इससे तो एक चीज पता चल गया कि हमारा प्लास्टरिंग होता है उसका थिकनेस 12 mm होता है। अब एक्सपेक्टेड आउटर्न हमारा कितना होता है, तो 8 स्क्वायर मीटर, 8 मीटर स्क्वायर हमारा एक्सपेक्ट करते हैं कि एक जो जनरल मेसन है, जो अच्छा मेसन है, अच्छा मिस्त्री है, वो 8 मीटर स्क्वायर हमारा प्लास्टर कर लेगा। इसी तरह 1 ब्रिक वॉल का कितना आउटर्न हो जाएगा, कितना वॉल जोड़ पाएगा, 2 ब्रिक वॉल्स का कितना होगा, ये सब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड, क्वेश्चन 42, the compacted dense sand is approximately equal to relative density। कितना साइड relative density क्या होता है, ID relative density कितना होता है compacted dense sand का, तो 0.95 is the relative density of compacted sand। Question 43, a soil possesses blank at liquid limit, different shear strength of small magnitude, same shear strength of large magnitude, सेम shear strength of small magnitude, different shear strength of large magnitude। तो सॉइल पोजेस लिक्विड लिमिट पे पूछ रहा है कि लिक्विड लिमिट पे कितना पोजेस करता है। जाहिर सी बात है हमारा एटरबर्ग लिमिट जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है एंड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इस तरह का एक एटरबर्ग लिमिट होता है, तो ये हमारा होता है श्रिंकेज लिमिट, ये होता है हमारा प्लास्टिक लिमिट, ये होता है हमारा लिक्विड लिमिट। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारा वॉल्यूम होता है, यहाँ पे हमारा वाटर कंटेंट होता है और दिस इज द लाइन। ठीक है, यहाँ पे हमारा सॉलिड स्टेट है, ये सब स्टेट है। सो एट लिक्विड लिमिट मतलब सॉइल हमारा यहाँ पे है, तो लिक्विड लिमिट पे हमारा जाहिर सी बात है कि सॉइल में बहुत सारा पानी है एंड काफ़ी कम मैग्नीट्यूड होगा, शियर स्ट्रेंथ काफ़ी कम होगा उस समय, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सेम शियर स्ट्रेंथ ऑफ ए स्मॉल मैग्नीट्यूड। सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल्स यू आर यूजिंग। सो टोटली अगर वाटर हमारा लिक्विड लिमिट पे सॉइल है तो हमारा उसका शियर स्ट्रेंथ बहुत कम होगा, तो सेम शियर स्ट्रेंथ ऑफ ए स्मॉल मैग्नीट्यूड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 44, द कॉमन बेस यूज इन ए पेंट। कॉमन बेस हम लोग जो पेंट में यूज करते हैं वो होता है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड इज द कॉमन बेस यूज इन ए पेंट। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन आता है कि अगर आयरन वर्क हमारा कर रहे हैं तो आयरन वर्क में हम लोग यूज करते हैं रेड लीड को। ठीक है, रेड लीड हमारा बेस यूज करते हैं। अगर वुड कर रहे हैं, वुड पे कोई पेंट कर रहे हैं, सॉरी वुड पे पेंट कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं व्हाइट लीड को।
व्हाइट लेड को हम यूज करते हैं एज अ बेस, बट कॉमन बेस हमारा जिंक ऑक्साइड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, फॉर ए यूनिट हाइड्रोग्राफ हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट यूनिट ड्यूरेशन ऑफ द स्टॉर्म। सो बेस्ट यूनिट ड्यूरेशन जो हमारा स्टॉर्म का होता है वो होता है 1/4 ऑफ द बेसिन लैग, 1/4 ऑफ द बेसिन लैग इज द करेक्ट आंसर। Question number 46, what will be the area of cross section if width B of the formation, this is the height of the embankment, side slope हमारा AC/1 दिया हुआ है, for a highway with no transverse slope है, तो डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला है BD plus HD स्क्वायर, हमारा आंसर हो जाएगा BD plus HD स्क्वायर। what will the area of cross section हमारा BD plus HD स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 अच्छा क्वेश्चन है, a revised estimate is prepared, estimation का क्वेश्चन है, a revised estimate is prepared if the sanctioned estimate exceeds 5% ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल। अब देखिए क्वेश्चन में फिर से समझा देता हूं, आंसर तो मैंने आपको पहले दे दिया, 5% से अगर एक्सीड कर जाता है, जैसे सपोज द टाइम ऑफ जो भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 2012 सपोज करें, तो यहाँ पे कुछ प्राइस था, ठीक है, 2017 तक काम चल रहा है एंड जो इसका प्राइस काफ़ी हाई चला गया, प्राइस बहुत ऊँचा चला गया। सो अगर 5% से ज़्यादा हमारा प्राइस वापस ज़्यादा बाउंस कर जाता है, तो उसमें क्या करते हैं कि रिवाइज एस्टिमेट को प्रिपेयर करना पड़ता है। सो रिवाइज एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इफ द सैंक्शन एस्टिमेट एक्सीड्स 5% ड्यू टू चेंज इन प्राइस। लास्ट 3 क्वेश्चन टू गो। क्वेश्चन नंबर 48, यूजिंग टू थ्रेडोलाइट मेथड सेटिंग आउट ए कर्व इज नोन एज। सो टू थ्रेडोलाइट मेथड हमारा जो है वो मेथड है वो 2 एंगल मेजरमेंट्स हमारा करता है। सो आंसर हो जाएगा यूजिंग टू थ्रेडोलाइट मेथड सेटिंग आउट ए कर्व इज नोन एज 2 एंगल मेजरमेंट्स ओनली। क्वेश्चन नंबर 49, of the quantity of water available in the biosphere, the percentage of water available in the ocean is। जो भी हमारा अर्थ बायोस्फीयर में वाटर हमारा है उसका कितना भाग हमारा ओशन में है, तो उसका 97.3% हमारा बायोस्फीयर में है। क्वेश्चन नंबर 50, इसको आप ट्रिपल स्टार मार्क कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो जाएगा जिसका कोई नाम नहीं है। द प्लास्टिसिटी इंडेक्स PI, मैंने पहले ही बताया कि आपको एटरबर्ग लिमिट पे जो भी क्वेश्चन बन सकता है आपको अच्छे से करना है। द प्लास्टिसिटी इंडेक्स PI स्पेस अकॉर्डिंग टू अटरबर्ग लिमिट द सॉइल इज सेड टू बी मीडियम प्लास्टिसिटी। सॉइल को हम लोग मीडियम प्लास्टिसिटी पे कब बोलते हैं, तो देखिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स का बहुत सारा वैल्यू होता है 0 से लेके 27 तक, जनरली 27 तक नहीं 27 से भी ज़्यादा होता है, लेकिन इसको 4 भाग में बांटते हैं। लो प्लास्टिसिटी इंडेक्स, मीडियम प्लास्टिसिटी इंडेक्स, हाई प्लास्टिसिटी, वेरी हाई। तो हमारा अगर 0 से 7 रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लो प्लास्टिसिटी इंडेक्स। 7 से 17 रहता है तो हम लोग इसको बोलते हैं मीडियम प्लास्टिसिटी इंडेक्स। 17 से 27 रहता है तो हम इसको हाई बोलते हैं, हाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP। एंड PI अगर 27 से ज़्यादा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरी हाई, ठीक है, वेरी हाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मीडियम प्लास्टिसिटी के लिए पूछ रहा था तो क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे 7 से लेकर 17 तक मीडियम प्लास्टिसिटी PI इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 51 52 है, बहुत आसान क्वेश्चन, आप खुद से ट्राई करिएगा। सो दिस विल बी योर होमवर्क और सपोज एनी वर्क, एंड कमेंट जरूर करिएगा क्वेश्चन अगर आपको आंसर मिल जाता है इसका तो आप कमेंट करिएगा। आसान क्वेश्चन है। इसके अलावा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट दोस्तों, एंड आपको ये दोस्तों पसंद आया वीडियो तो इसको जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जो भी आपका सिविल का ग्रुप है व्हाट्सएप में उसको आप एक बार भेजिएगा तो अच्छा लगेगा। एंड कमेंट जरूर करें क्योंकि अगर 4 क्वेश्चन है आपके लिए 53, 54, 51 एंड 52, इस चारों क्वेश्चन में कम से कम एक क्वेश्चन आप जरूर बना के सॉल्व करें। एंड ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, 54 भी क्वेश्चन आप काफ़ी आसान है, देख के ही बना सकते हैं आप। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट, एंड अगर आपको इसका अगला भाग देखना है जल्दी से जल्दी तो आप जरूर कमेंट करिए। एंड ओके, थैंक यू।